पश्चिम बंगाल में भाजपा आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, जिस तरह से ये पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर ये विफलता दर्शाती है कि सरकार चुप है, कोई काम नहीं कर रही। और ये जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ मौजूद लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार उनका क्या कहना है? आंचल, शायद मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है। जी जी। हम इस वक्त कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट में खड़े हैं। मेरे सामने वो हमारी कई 250 साल पुरानी कोलकाता यूनिवर्सिटी है। और ये जो कॉलेज स्ट्रीट है, ये कॉलेज स्ट्रीट में बीजेपी की तरफ से जो मेगा रैली रखा गया है, उसी का तैयारी चालू है। इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन कल रात से हम लोग देख रहे हैं, ये शायद हिंदुस्तान में 47 के बाद कश्मीर छोड़ के और किसी जगह पे नहीं दिखाई दिया। और साथ ही साथ जो 25,500 शिक्षक ये अब काम से बाहर है, ये दोनों मिला के ये जो आज आंदोलन है बीजेपी का, वो शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ पुरुलिया से बीजेपी का सांसद ज्योतिर्मय सिंह महातो है, 2 बार की सांसद। ज्योतिर्मय, पहले तो हम मुर्शिदाबाद की बात करें, क्योंकि आखिर तक जब सीएपीएफ ना आए तो कुछ स्थिति को काबू में कोई नहीं ला पाए, और अभी भी काबू में है कि नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ज्योतिर्मय, देखिए, जो 3-4 दिन में वक़्फ़ को सामने लेके वो तो एक सोची समझी समझी है। वक़्फ़ मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हिंदुओं को वहां से भगाना। बांग्लादेश में जैसे आज 1-1.5 साल में हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू एरिया में जहां वहां अल्पसंख्यक है हिंदू, ऐसे ही मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया के कुछ अंश और साउथ 24 परगना में हिंदू अल्पसंख्यक है। और ऐसे जगह में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है मूक दर्शक है, पुलिस पूरा निष्क्रिय है। इसका एक ही कारण है, वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी। इसमें 2 उद्देश्य है। जिहादियों का अपना उद्देश्य है कि हिंदुओं को भगाना, और ममता बनर्जी का उद्देश्य है कि वोट बैंक मजबूत करना। दोनों का जो मन का मंशा है पूरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इतना चेतावनी देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में अभी भी भाजपा का 12 सांसद है, 65 विधायक है। भाजपा का स्ट्रॉन्ग यहाँ संगठन है। कोई यहाँ हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करते रहेंगे, आज भी जैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ममता बनर्जी रहते हुए यहाँ कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है, इतना मैं बोल रहा। ममता बनर्जी का जो अभी का आचरण है, वो पूरी पुलिस को निष्क्रिय कर दी है। जब सीआरपीएफ उतरा वहां, मैं महामान्य हाईकोर्ट को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके निर्देश पे वहां 5 कंपनी दिया, लेकिन 5 कंपनी सीआरपीएफ सफिशिएंट है नहीं। इसलिए स्पेशल आपका इसलिए मैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत जो है यहाँ उपद्रव एरिया घोषित किया जाए। आंचल, आपको बता दे कि ज्योतिर्मय ने एक चिट्ठी लिखे है कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो नॉर्थ ईस्ट में लागू किया जाता है, जो अभी मणिपुर में लागू है फिर से, ये बंगाल की कुछ जिला में जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ 24 परगना, नदिया, ये सब जगह पे ये लेकिन प्रसन्नजीत अफस्पा कहते हैं। एक चीज मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि लगातार यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का इकोसिस्टम उकसावा दे रहा है, सपा की जो सरकार है वो ममता बनर्जी को बचा रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि जो पलायन हो रहा है और जो उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? ठीक, मैं पूछता हूँ, एक बार ज्योतिर्मय से पूछता हूँ, और बाकी मुझे जो कहना है मैं बता रहा हूँ। ज्योतिर्मय, सवाल यह है कि जो पलायन है, जिस तरह से पलायन करके लोग मालदा पहुंचे हैं, एक तरफ इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए, दूसरे तरफ उपद्रवियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए सरकार की तरफ से आप लोगों ने कुछ देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार पीछे से मदद दे रही है, जो आतंकवादी है, जो संतरासवादी है, तो कैसे अपना स्टेप कर ले। पुलिस मूक दर्शक है, पुलिस के सामने 2 जन को हत्या किया जाता है, हरगोविंद दास और उसका बेटा चंदन दास को। ना वो
आपका ये इस बिल के बारे में पता है या न जानता है कुछ? ऐसे व्यक्तियों को शिकार किया जा रहा है आतंक फैलाने के लिए। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, नहीं तो ये महामान्य हाईकोर्ट को क्यों निर्देश देना पड़ता? और वहां अभी भी पलायन जारी है। 500 नहीं है, 5000 से ऊपर है और कंटिन्यू हो रहा है। रेप भी हुआ है कई जगह, ऐसा मेरे पास टेलीफोन ही आया है। ऐसा कोई मेरे पास सबूत है नहीं, लेकिन माता बहनें वहां आतंकित है और वहां कंटिन्यू उनके ऊपर हमला भी हो रहा है। 2-3 दिन में आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। पुलिस और एक बात आपको मैं पूछ लेता हूं कि केंद्रीय सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस वक्त? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आग्रह किया हूं, लिखा हूं कि आपका 1950 एक्ट आफ्सपा के आधार पे यहाँ इसको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाए और जम्मू कश्मीर में जैसे 1990 के बाद सिचुएशन तैयार था, उस सिचुएशन को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पूरी सेंट्रल फोर्स के हाथों में दिया जाए। प्रसन्नजीत, एक चीज और, जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई गई थी उस वक्त ममता बनर्जी के वादे और दावे बहुत अलग थे। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने वोट भी किया होगा, भले किसी भी पार्टी को किया होगा, लेकिन जो भी पार्टी आती है उसका मकसद ये है कि वो एक वेलफेयर स्टेट कायम करे। ये वेलफेयर स्टेट तो कोई वेलफेयर करती हुई दिखाई नहीं दे रही। पहला सवाल तो ये। दूसरी चीज कि अगर पलायन किया जा रहा है और इसको लेकर सरकार चुप है, तो वहां पर किस तरह से पुलिस पर तो सवाल उठते ही उठते हैं, साथ ही साथ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। नहीं, देखिए आंचल, मैं एक बात साफ तरीके से बता दूं। आज धुलियन के अंदर, शमशेरगंज के अंदर, सूती के अंदर जब पत्रकार लोग घुस पाए थे और अभी वहां पे काम कर रहे थे, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मालदा की मोथाबाड़ी में जो पत्रकार लोग काम कर रहे थे वो वहां से रो रो कर हमें फोन कर रहे थे कि दादा हम शायद इस मालदा में हम अभी रह नहीं पाएंगे, हमें आगे से मालदा छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। और अब जो लोग धुलियान, सूती और बाकी जगह पर काम कर रहे हैं, इनका कहना है कि टारगेटेड अटैक हुआ है। इसके साथ वाकफ कानून का कोई संबंध नहीं है। मतलब दो आजू बाजू में अगर घर है, एक हिंदू का है और एक मुसलमान का है, तो हिंदू का घर तोड़ा गया है, मुसलमान का घर जैसा है वैसा ही है। अगर दो दुकान है आजू बाजू में, एक मुसलमान का है और एक हिंदू का है, तो हिंदू का जो दुकान है वो तोड़ा गया है, मुसलमान का दुकान सही सलामत है। तो कहना का इसका मतलब यह है, इसका निष्कर्ष यह है कि ये सोची समझी। और एक बात बताओ कि जब बीएसएफ को उतारा गया है, बीएसएफ का पहला काम ढूंढ ढूंढ के लोगों के घर की छत से पत्थर उतारा जा रहा है। बोरिया में पत्थर जुगाड़ करके रखा गया था जो बीएसएफ ने रास्ते पे फेंकने के लिए मजबूर कर रहे हैं अभी लोगों को दबाव देकर। मतलब अच्छा, प्रसन्नजीत, क्या इंटरनेट सिर्फ हिंदुओं का घर जलाना, बिल्कुल ये सुनियोजित है, आपने बहुत टारगेटेड है। और बिल्कुल आपने दो बहुत अहम पॉइंटर्स कहे कि एक तो ये टारगेटेड है, इसका वक्फ संशोधन कानून जो लागू किया जाना है उससे कोई लेना देना नहीं है और ये हिंदूज को टारगेट करके किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये कि इंटरनेट सेवाओं को भी वहां प्रभावित किया गया है। इंटरनेट सेवाएं अभी बंद है क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म से जो भ्रामक सूचनाएं जाती हैं इस तरह के घटनाक्रम में, वो बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखिए, ये इंटरनेट बंद करना एक तरीका है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक तरीका है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट के साथ साथ पत्रकारों को रोक देना ये कहां की तरीका है जी? पहली बात। दूसरी बात है कि जब पत्रकार अंदर जाने की कोशिश में है तब पत्रकारों को सिक्योरिटी देना ये पुलिस का काम है, क्योंकि पत्रकार जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वो निकालने की कोशिश में पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं। वहां का पत्रकार, कोलकाता से गए हुए पत्रकार, लेकिन ये पत्रकारों को सुरक्षा देने की बजाय पत्रकारों को हुमकी देना, पत्रकारों को धमकाना कि आप अगर अंदर जाए तो आपकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ये किस तरह की पुलिस है जी? ये किस तरह की डीजीपी का ये किस तरह की कहना है कि भाई कोई अफवाह मत फैलाइए, लेकिन जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी ने अपना बयान देता है
तो कहते हैं कि शायद बीएसएफ की तरफ से गोली चलाया गया। ये एक जरा सा झूठ है और अफवाह है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति से अभी भी हम निकल नहीं पाए। ये जो ग्राउंड जीरो में जो लोग काम कर रहा है, ये अभी भी निकल नहीं पाए, वो दहशत में है। और पत्रकार लोग और कैमरा पर्सन लोग ये रो रहे हैं वहां की अंदर की हालत देखकर। जी, एक चीज और प्रसन्नजीत, राज्य का इतना इंपॉर्टेंट जिला मुर्शिदाबाद जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री साहिबा कहीं नजर नहीं आ रही और उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि अगर पत्थरों के थैले या फिर बोरियां आपके घर की छतों पर हैं तो ये तो बहुत सीधी और सरल भाषा में समझने की बात है कि ये सब सुनियोजित तरीके से प्लान करके किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुलिस का काम कानून व्यवस्था को कायम रखना, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा पुलिस का काम है ममता बनर्जी क्या कह रही है पहले उसके बारे में समझ जाए, उसके बाद अगर कुछ करना है तो करेंगे। तब तक हिंदुओं का घर जले तो जलने दे, वाकफ के नाम पर हिंदुओं का दुकान लूट हो जाए तो होने दीजिए, हिंदू अगर विस्थापित हो जाए तो होने दीजिए। और उसके बाद जब कल हाईकोर्ट ने अपना बातें रखी, उसके बाद डीजीपी को ख्याल आया कि अगर वो मुर्शिदाबाद ना पहुंचे तो शायद हो सकता है कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए। तो अब उन्होंने जाके डीजीपी मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं और किसी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश में है, लेकिन जो होना था वो हो गया है आंचल। अच्छा, एक चीज लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि राजनीति के लिए दंगों को ना भड़काया जाए, लेकिन कोई उनसे पूछे कि जुमे के दिन जिस तरह से मुर्शिदाबाद सुलगा है और अब हिंदू पलायन करने पर मजबूर है, उनके लिए कोई व्यवस्था भी कोई सुनिश्चित नहीं है कि जिस तरह से नदी पार करके वो पलायन कर रहे हैं, खाना पीना आपका अपना सब साजो सामान, इसकी भी कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। देखिए मेरा ऑडियो कट गया है, मैं कोशिश करता हूं ऑडियो फिर से लाने के लिए, मेरा ऑडियो कट गया है। प्रसन्नजीत को मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए प्रसन्नजीत के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि शमशेरगंज की चाहे बात हो, चाहे मालदा की बात की जाए, मुर्शिदाबाद की बात की जाए, केंद्रीय बलों की जो तमाम कंपनियां तैनात हैं, धर्म के नाम पर आखिर नफरत और हिंसा का ये तनाव और संग्राम क्यों? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब ममता बनर्जी सरकार को देना ही होगा। जुमे के दिन से सुलग रहा है मुर्शिदाबाद और अब फ्लैग मार्च की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन वो सख्ती नजर नहीं आ रही। जिस तरह से प्रसन्नजीत तमाम जानकारियां हमसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम उपद्रवियों को लेकर अभी भी जो एक्शन प्लान है पुलिस का वो सामने नहीं आया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद अगर हम देखें तो मालदा पलायन करते हुए आप उन लोगों की तस्वीरें देखिए, आप खुद सोचिए आपको अपना घर छोड़कर अगर पलायन करना पड़े। प्रसन्नजीत, जुमे के दिन ऐसा हुआ था जो मुर्शिदाबाद का पूरा घटनाक्रम है, अब वहां पर पुलिस कह रही है भाई फ्लैग मार्च है और खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो कुछ करेगा तो सख्ती से उससे निपटा जाएगा। अब करेगा, जब सख्ती करनी थी तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? प्रसन्नजीत, हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब लगातार पुलिस कह रही है कि हम फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो अब कोई भी उपद्रवी होगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ, अब क्यों फ्लैग मार्च निकाला गया है? बीएसएफ के होते हुए भी कई जगह से सीआरपीएफ को लाया जा रहा है। कोलकाता की राजरहाट से सीआरपीएफ को लाया जा रहा है, खड़गपुर से सीआरपीएफ को लाया जा रहा है और कुछ अनकन्फर्म्ड खबर है कि नॉर्थ ईस्ट से भी लाया जा रहा है। तो मतलब देखिए, कल अदालत ने यह भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो बाकी जगह पे जहां पे सरकार को लगे कि वो स्थिति को संभालने के लिए नाकाम है तो हो सकता है कि वहां पे भी जो सीएपीएफ है वो लगाया जाए। तो अब सुनने को मिल रहा है कि डायमंड हार्बर में भी लगाया जाएगा या नदिया और बाकी जगह पे भी लगाया जाएगा। इसीलिए ज्यादा संख्या में सीएपीएफ का जरूरत है और फ्लैग मार्च जो है वो बीएसएफ के तरफ से जारी तो है, लेकिन सीआरपीएफ जितना तुरंत हो सके पहुंचने की कोशिश में है। अचल जी, कोई गिरफ्तारी हुई है अभी उपद्रवियों को लेकर के? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है प्रसन्नजीत? एक्चुअली आपकी बात मुझे अभी सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे से इतना स्लोगनिंग हो रहा है। कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक?
इस उपद्रवियों को लेकर? चलिए प्रसन्नजीत, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। चलिए प्रसन्नजीत, कोई बात नहीं, हम आपसे वापस दोबारा मुखातिब होंगे। आपने तमाम जो जानकारी हमसे साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में अभी हालात सामान्य नहीं हैं और इसमें पुलिस के एक्शन पर तो सवाल उठता ही है, साथ ही साथ ममता बनर्जी जिस तरह से सरकार चला रही हैं वो भी सवालों के घेरे में, और इसीलिए हर जगह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं।